हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ एक और एपिसोड लेकर रन विद फिट पेज। ये जो हिंदी का एपिसोड है, इसमें इतनी फीलिंग्स आती है ना, इतनी भावनाएं आती हैं, मज़ा आ जाता है। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी गांव में जहां से शुरू हुई थी वहीं मैं वापस पहुंच जाता हूं और मुझे उससे ज़्यादा इन्जॉयमेंट और कहीं नहीं मिलता है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हिंदी के एपिसोड्स के लिए हमें इतना प्यार दिया है। एंड आई थिंक कि हम लोग ऐसे ही कंटेंट हिंदी में बनाते रहेंगे एंड होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सी अगर आप बिगिनर हैं तो आप अगर हमारे कंटेंट सुनेंगे या देखेंगे तो आपको कभी कभी ये लगेगा कि ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन जो आपको स्टोरीज़ मिलेंगी उससे जो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, जो हमारे बीच से वो बच्चे आते हैं जो गाँव में शुरू करते हैं कहीं वॉक करना, भागना, और उसके बाद जब नेशनल पेडेस्टल पे जाके अवार्ड्स जीतते हैं, जब मेडल्स जीतते हैं, तो जो जो वो सुख की प्राप्ति होती है वो अनबीटेबल है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आप बिगिनर हैं तब भी प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहिए और आपको मदद मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। एक्चुअली अगर आपके घर में भाई बहन हों, बच्चे हों, जो भी यंग हों, उनको आपको मोटिवेट करने में मदद मिलेगी कि लोगों ने जैसे मतलब पिछले एपिसोड में मैंने कालिदास की बात की, वो सतारा के एक गांव से और खो खो के एक टीचर से रनिंग सीख के, और आज अगर आप देखें तो वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मैराथन रनर्स में है। और जब उनसे बात किया तो ये लगा यार कि अगर आदमी में अपने में वो अपने ही ठान ले कि हाँ उसे करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद हार्डवर्क, उसका माइंडसेट वही मैटर करता है और वही कालिदास ने किया। आप देखेंगे वही सेम स्टोरी मान सिंह के साथ थी, सेम स्टोरी सर्वेश के साथ थी जिससे भी हमने बात किया। और आप देखेंगे जितने भी एलीट एथलीट्स आते रहेंगे उन सब की स्टोरीज ऐसी हैं, इजंट इट? आप अगर कौस्तुभ राडकर की बात करो, जो हमारे लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हमारे साथ में थे, उन्होंने एक्चुअली रनिंग पर से या ट्रायथलॉन काफ़ी लेट शुरू किया, उसके पहले वो स्विमिंग करते थे। और उन्होंने अपनी लाइफ उसके बाद काफ़ी चेंज की अपने इंड्योरेंस स्पोर्ट और कंपटीशन को लेके। पहले उनके कंपटीशन का स्टाइल, स्पोर्ट दोनों अलग था, बट जो बेस लाइन है ना वो सेम है। पता है क्या वो बेस लाइन? वो यार ये मेरा माइंडसेट कि मुझे करना है, चाहे जितनी फटे लेकिन मुझे करते रहना है। और उसके बाद जो एक लॉन्ग डार्क टनल के बाद जब आप एग्जिट करते हो तो जो आपको लाइट आती है, जो ब्राइट लाइट दिखती है आंखों में, उसका ना कोई जोड़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बने रहें, चाहे आप बिगिनर हों या फिर आप अगर स्पोर्ट्स से नाता नहीं भी रखते हो, तो इससे जो आपको सुकून मिलेगा, इससे जो आपको प्रेरणा मिलेगी, मेरे हिसाब से वो अतुलनीय होगी। और उसको सीख के, उसको देख के आप दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। एनीवे, ये मैं भावनाओं में बह रहा था, लेकिन वापस आते हैं आज के पॉइंट पे। आज का जो पॉइंट है वो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप एक इंड्योरेंस एथलीट हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग स्पेसिफिकली या मिडिल डिस्टेंस रनिंग, तो आपको ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग बताते हैं, पूछते हैं कि हम अपना स्टैमिना कैसे बढ़ाएं। कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मुझे अपने 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10 किलोमीटर, हाफ या फुल मैराथन के टाइम इम्प्रूव करने हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। फिर आप ये भी देखेंगे कि हम अलग अलग लोगों के अलग अलग जो एलिट एथलीट्स हैं इंडिया में या मोस्टली इंटरनेशनली, उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हम कहीं से कॉपी करते हैं, जो हमने कहीं सुन लिया, अगर इंग्लिश में थोड़ा समझ में आया तो वो देख लिया, उसको हम कॉपी करते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो बताऊं जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स दूसरी कंट्रीज़ में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। वो मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड के बेस्ट लिटरेचर हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। पिछले साल एंड अभी लास्ट मंथ भी हम लोगों ने बात किया दो बहुत ही रिनाउंड फिजियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स से। स्टीफन साइलर से हमने बात किया था कुछ महीने पहले। आप उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड लीडिंग फिजियोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जो ट्रेनिंग इंटेंसिटीज़ की बात करते हैं। मतलब कि आपको कौन सी ट्रेनिंग कितने एफर्ट से करनी चाहिए।
उसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। लास्ट वीक इनफैक्ट हमने डॉक्टर लूका फिलिपास से बात किया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में पढ़े हुए हैं, जहाँ से उन्होंने PhD किया है और अभी वो टीचिंग असिस्टेंट रहे हैं, फेलो रहे हैं, रिसर्चर हैं और वर्ल्ड क्लास एंड्योरेंस कोच हैं। उन सब से बात करके मुझे क्या समझा, मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ये जो मैं कंटेंट आपको बताने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसमें एक चीज़ आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपको अपना मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना चाहिए। और मैक्सिमम हार्ट रेट पता करने के कई तरीके हैं। अगर आप के पास एक्सेस है या फिर अगर आपके पास आपके आसपास कहीं पे ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ पे आप जाके लैब में अपना टेस्ट करा सकते हैं, तो वो बेस्ट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। मेरे हिसाब से अपने यहाँ इंडिया में तो इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ मुंबई में जहाँ पे हम लोग बेस्ड हैं, वहाँ पे कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे हम जाके टेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट का। बट अदरवाइज़ हमें एक गुड एस्टिमेट लेकर चलना चाहिए। तो वो गुड एस्टिमेट कैसे लेंगे, उसके 2 तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। जो भी तरीका आपको लगता है कि आपके लिए सही है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 3 तरीके हैं, मैं तीनों आपको बताऊंगा। 2 है जो आपको फिज़िकली ग्राउंड में टेस्ट करने हैं और एक तरीका है जो आप फार्मूला के थ्रू सिंपली अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल वाला तरीका बताता हूँ। मैक्सिमम हार्ट रेट जनरली जो इस्टेब्लिश किया जाता है वो होता है 220 में आप अपनी एज को घटाइए, वो जनरली आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होता है। मतलब अगर आपकी एज 30 साल है तो 220 में 30 आप घटाएंगे तो 190 आता है, वो हो गया आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सही है या नहीं है। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि ये सही तरीका है, बट कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स नुआंसेस होते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे 5 से 10% तक आपको इसमें डिविएशन मिलता है। जो अगर आपने 190 अचीव किया तो कभी कभी आप देखेंगे कि हाँ एक्चुअली आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 170-175 से लेकर 200-205 के आसपास तक भी हो सकता है इन रियलिटी। तो थोड़ा सा यहाँ पे 5 से 10% का इधर उधर डिविएशन है, बट ये गुड रूल ऑफ थंब हो सकता है। अगर आप जो नेक्स्ट में 2 टेस्ट बताने जा रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैब या रिसोर्सेज की कमी है जहाँ पे आप जाके मैक्सिमम हार्ट रेट की को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहला तरीका बताया वो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना तरीका उस तरीके से आप अपना हार्ट रेट निकाल लें और उसको लिख कर कहीं रखें, क्योंकि आगे जब मैं चीज़ें बताऊँगा वो उस मैक्सिमम हार्ट रेट के बेसिस पे जो इस्टेब्लिश की जाएंगी। अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो मैं फिर से बता देता हूँ। 220 माइनस योर एज, 220 में अपनी एज घटाएंगे, वो आपका जनरली मैक्सिमम हार्ट रेट होगा। तो जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपके पास एक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, और स्मार्ट वॉच के साथ साथ अगर आपके पास चेस्ट हार्ट रेट स्ट्रैप है तो नथिंग लाइक इट। चेस्ट हार्ट रेट स्ट्रैप आपकी डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो जो आपका रिस्ट हार्ट रेट है आपकी स्मार्ट वॉच में वो भी चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि वो आपका जो रिस्ट स्ट्रैप है वो ठीक से बंधा हुआ हो, बहुत टाइट या बहुत लूज़ ना हो, और ज़्यादा पुरानी डिवाइस ना हो। अगर पुरानी फॉल्टी डिवाइस है तो आपके हार्ट रेट में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे जब आप मेज़र करेंगे, स्पेशली जब आप हार्ड एफर्ट करने वाले हैं अभी अपना टेस्ट लेने में, जो कि आप करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में आप मुझे लिखेंगे और बताएंगे कि आपका हार्ट रेट तो XYZ आया एट्सेट्रा। सो सेकेंड के लिए आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि आपके पास एक स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच के साथ चेस्ट हार्ट रेट स्ट्रैप है। अगर चेस्ट हार्ट रेट स्ट्रैप नहीं है तो आपकी स्मार्ट वॉच में रिस्ट में ही हार्ट रेट होना चाहिए मॉनिटर। इसके साथ अभी हम जाते हैं ग्राउंड में। आप तैयार होके ग्राउंड में आ जाइए कहीं, वहाँ पे आप फुल्ली वार्म अप करिए। फुल्ली वार्म अप का मतलब इतना होना चाहिए कि आपको अच्छे से पसीना आने लगे। आप बहुत ज़्यादा खाना या कुछ ऐसे मत खा के जाइए, बिकॉज़ जो वर्कआउट है ये हार्ड वर्कआउट होगा थोड़ा,
तो आपको मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव करने में फिर प्रॉब्लम होगी। आप ये भी ध्यान रखें कि जो प्रीवियस नाइट या फिर 1-2 दिन पहले आप कोई ज़्यादा फटीगिंग, बहुत स्ट्रेसफुल काम ना करके आए हों। अगर आप ऐसा करके आए हैं तो आप इस टेस्ट को 1-2 दिन डिले भी कर सकते हैं। और ये ध्यान दें कि आप कहीं रेस वगैरह करके ना आए हों या फिर ज़्यादा ट्रैवल ना करके आए हों, क्योंकि अगर आप एक्सर्टेड हैं, अगर आप फटीग्ड हैं और आपको अच्छे से नींद नहीं हुई है, तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट स्टैब्लिश करने में आपको इश्यूज़ आएंगे। तो हमने जब वार्म अप किया तो आप ये समझिए 2 से 3 किलोमीटर का बढ़िया प्रॉपर वार्म अप करिए। वॉक, ब्रिस्क वॉक, जॉग, थोड़े छोटे स्ट्राइड्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आप करीब 300 मीटर की कोई हिल ढूंढ लीजिए, मतलब नीचे से ऊपर तक करीब 300 मीटर का हिल हो, वो आप ढूंढ लीजिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में हिल ऐसा मिलता है तो नथिंग लाइक इट। सिर्फ धीरे धीरे वो चढ़ाई पे ऊपर जा रहा हो, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स होगा तो आप देखेंगे कि आप उतना तेज़ी से ऊपर नहीं दौड़ के चढ़ पाएंगे और उससे भी आपको मैक्सिमम हार्ट रेट मेज़र नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने 300 मीटर का कोई ऐसा ग्रेजुअल हिल या हिली कोर्स रोड आपने अगर देख लिया है, तो अभी हमें क्या करना है, वार्म अप के तुरंत बाद ऊपर 300 मीटर आप मेज़र करके जितना तेज़ ऊपर दौड़ के जा सकते हैं उतना तेज़ आप दौड़ के जाइए, और नीचे वही सेम 300 मीटर आप ब्रिस्क वॉक या जॉग करके वापस आएँ। लौटते में आपको बहुत तेज़ दौड़ के नहीं आना है, सिर्फ ऊपर जाते में आपको दौड़ के जाना है। ऐसे आप 4 बार करिए। 300 मीटर आप ऊपर गए, 300 मीटर आप नीचे आए। जब आप नीचे आए, इस पूरे उसको आप एक सेट मानेंगे। 300 ऊपर जाना, 300 नीचे आना, इसके आपको 4 सेट करने हैं। चौथा जो सेट होगा उसमें जब आप ऊपर जा रहे हैं तब आपको लास्ट पॉइंट पे 300 मीटर के एंड पे फिनिश होते के टाइम पे आप देखेंगे आपका जो हार्ट रेट उस टाइम इस्टेब्लिश होके आएगा वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होगा। आपको उसी टाइम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपको चौथे राउंड में ऊपर सबसे आप जब जा रहे थे तो आपका हार्ट रेट क्या था। इनफैक्ट आप वापस घर आइए प्रॉपर, और उसके बाद अपनी घड़ी को सिंक करिए आपकी जो भी डिवाइस है उसके साथ, और उसमें आप देखेंगे आपका एवरेज हार्ट रेट मिलेगा और आपका लोएस्ट हार्ट रेट मिलेगा और हाईएस्ट भी हार्ट रेट मिलेगा। तो जो हाईएस्ट हार्ट रेट होगा वो है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। इस तरह ये दूसरा तरीका है जो आप स्टैब्लिश कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम हार्ट रेट। और तीसरा तरीका है जो आप फील्ड में अगेन वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको हिल का एक्सेस नहीं है तब आप एक ट्रैक या 400 मीटर का कोई भी प्लेन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, और आप ऐसा करिए कि जो हमने वार्म अप किया था पहले वैसा ही वार्म अप करिए, मतलब 2 से 3 किलोमीटर का या फिर करीब 15 से 20 मिनट का आप वार्म अप करिए। और उसके बाद 400 मीटर है उसके आपको चक्कर लगाने हैं। कितने? आपको एक 400 मीटर का चक्कर लगाना है। उसके बाद अगले 200 मीटर आपको ब्रिस्क वॉक या जॉग करके जाना है। फिर उसके बाद 400 मीटर का चक्कर लगाना है और फिर आपको 200 मीटर का ब्रिस्क वॉक या फिर जॉग करके जाना है। तो एक चक्कर 400 मीटर का और उसके बाद 200 मीटर का ब्रिस्क वॉक या जॉग, ये एक राउंड हुआ। ऐसे आप 5 राउंड करेंगे। तो 5वां राउंड होगा जो 5वें राउंड में आप 400 मीटर पे जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे टूवर्ड्स द एंड जनरली आपको मैक्सिमम हार्ट रेट आएगा। ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा पहले आ जाए एक्सेट्रा, बट बाद में जब आप अपनी डिवाइस को देखेंगे सिंक करके तो आप उस पूरे वर्कआउट के दौरान जो आपको मैक्सिमम हार्ट रेट मिला होगा वो होगा आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। सो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए जिससे आप अपना मैक्सिमम हार्ट रेट स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने अपना मैक्सिमम हार्ट रेट स्टैब्लिश किया, एक कोई भी तरीका लेके जो आपके लिए सूटेबल हो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्राउंड पे जाके टेस्ट करिए अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लोजर टू रियलिटी होगा। और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो 220 माइनस योर एज वो एक तरीका है जिससे आप मैक्सिमम हार्ट रेट स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमने ये बात कर लिया अभी तक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी
आप ऐसा करिए कि इनके 3 अलग अलग परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका मैक्सिमम हार्ट रेट आया है उसके आप 3 परसेंटेज वैल्यू निकालिए। पहला जो होगा वो ये होगा कि जो मैक्सिमम हार्ट रेट आपका है उसका 60 से 75% का हार्ट रेट कितना होगा। मतलब समझिए कि आपकी एज 20 है या फिर आप मान लीजिए आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 200 है। सिर्फ मैं ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए। तो मान लीजिए अगर आपका 200 मैक्सिमम हार्ट रेट है तो उसका 60% हुआ 120 और उसका 75% हुआ 150। ये आप लिख लीजिए पहली चीज़, और इसको आप लिखेंगे जोन 1। ठीक है, जोन 1 हो गया, जोन 1 या Z1 जो 60 से 75% आपके मैक्सिमम हार्ट रेट के लिए होता है, यह है जोन 1। जोन 2 की अब हम बात करते हैं, या Z2, वो है आपका 75% से लेकर 85% तक। मतलब क्या हुआ, 75% में हमने निकाला था 150 और 85 170। अगर 200 आपका हार्ट रेट है मैक्सिमम तो जो जोन 2 होगा वो होगा 150 से 170। कभी कभी लोग 87 से 90% तक भी जा सकते हैं, 180 तक भी, जो जोन 2 कहलाता है। बट प्राइमरली आप देखेंगे कि 75% से 85% इज़ अ गुड रेंज। सो ये अच्छा रेंज है अभी तक का, इसके लिए हमने लिखा, इसको बोलते हैं जोन 2। और तीसरा जो है वो है जोन 3। मतलब 170 से 200 के बीच में या 180 से 200 के बीच में जो भी हार्ट रेट आएगा उसको हम बोलेंगे जोन 3। तो मैक्सिमम हार्ट रेट हमने निकाला और उसके 3 जोन निकाले। जोन 1 60 से 75%, जोन 2 75 से 85% और जोन 3 85 से 100%। ये जो 3 जोन निकाले हैं इसको हम 3 अलग अलग इंटेंसिटी, एफर्ट या प्रयास बोल सकते हैं। मतलब जोन 1 हो गया, इसको हम इजी रन बोल सकते हैं। जोन 2 हो गया, इसको हम मॉडरेट रन, जिससे थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। और जोन 3 आपका हो गया जो कि हार्ड वर्कआउट या हार्ड एफर्ट रन हुआ। जो भी एथलीट होता है, जो ट्रेनिंग करता है, वो इन्हीं ट्रेनिंग इंटेंसिटीज़ में ट्रेन करता है, इन्हीं डिफरेंट जोन्स में ट्रेन करता है। बाद में चल के एवोल्यूशन हुआ और कई तरीके के जोन्स आए। 3 जोन के बाद 5 जोन आए, 6 जोन आए, 10-12 जोन आए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एज वेल एज इजी ट्रेनिंग के लिए 3 जोन का जो आपका मॉडल है वो काफ़ी अच्छा मॉडल है। जो आजकल वॉचेस आ रही हैं उसमें आप देखेंगे जोन 1 से जोन 5 तक होता है, जोन 6 भी होता है, एक्सेट्रा। बट जो 3 जोन का मॉडल है, मेरे हिसाब से मैं उसको पर्सनली काफ़ी प्रेफर करता हूँ, और मेरी जितनी भी रन्स होती हैं मैं इन्हीं 3 जोन में से किसी एक जोन में या फिर 2 जोन को कंबाइन करके जो है करता हूँ। तो अब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हमारे जोन्स कौन से हैं, 1, 2 और 3, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट या हार्ड एफर्ट। और उसके पहले हमने समझा कि हम उन तीनों जोन को कैसे निकालेंगे। पहला जोन मैंने बताया कि आप 60 से 75%, दूसरा जोन 75 से 85% और तीसरा जोन 85 से 100%। ये हमने निकाल लिया। और हमने ये भी निकाला कि हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे आएगा, जो मैंने आपको 3 तरीके बताए। अभी ये जब आपने निकाल लिया, इसके बाद अब हम ये जानते हैं कि इनको किस जोन में आपको कितना ट्रेन करना है। तो इसको ट्रेन करने के जनरली 2 मॉडल विकसित किए गए। ठीक है, जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके 2 प्राइमरी टाइप के जो है ट्रेनिंग मॉडल्स निकाले। एक ट्रेनिंग मॉडल हुआ, उसको बोला इन्होंने पिरामिडियल मॉडल। जो पिरामिड होता है ना, वैसा पिरामिड से ही आया पिरामिडियल मॉडल। ठीक है, दूसरा जो आया मॉडल उसको इन्होंने बोला पोलराइज्ड मॉडल। ओके, होता नहीं पोलर, सो पोलराइज्ड मॉडल वहाँ से निकल के आया। तो पोलराइज्ड मॉडल
और पिरामिडियल मॉडल की मीनिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और डिटेल से बताऊंगा, और आपको कैसे उसको यूज़ करके कैसे ट्रेन करना है उसके बारे में भी मैं बताने का आपको ट्राई करता हूँ। तो हमने ये समझा कि 2 अलग तरीके के मॉडल्स सजेस्ट किए गए, पिरामिडियल मॉडल और पोलराइज्ड मॉडल। पिरामिडियल मॉडल जो था वो पहले से एग्जिस्ट करता था, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ था और बाद में वैज्ञानिकों ने आपके पोलराइज मॉडल पे काम करना शुरू किया और उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की और उसके बहुत सारे रिजल्ट्स निकल के आए। उन्होंने बिगिनर रनर्स पे, एलीट रनर्स पे काफ़ी जो है ये अपने प्रयोग किए और उसके बेसिस पे उन्होंने काफ़ी स्टडीज़ से अपने कंक्लूजन्स एस्टैब्लिश किए। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पिरामिडियल मॉडल क्या होता है? पिरामिडियल मॉडल ये होता है कि उसमें जैसे मैंने बताया पिरामिड, वैसे पिरामिड की तरह होता है, त्रिकोण या ट्रायंगल आप देखेंगे उसके ही जैसा होता है। आप समझिए कि एक पिरामिड को आप 3 में काट लीजिए। जो सबसे नीचे वाला बड़ा मॉडल है उसको समझिए करीब 70 से 80% आप उसमें लिख दीजिए। हो गया 70 से 80%। इसको बोलते हैं जोन 1 पिरामिडियल मॉडल में। ये दूसरा जो उसमें जोन होगा पिरामिड में वो इस जोन 1 के ऊपर होगा, उसे बोलेंगे जोन 2। और ये हो गया आपका करीब 10 से 15%। मतलब अभी आप 70 से 80 थे और यहाँ आप मान लीजिए कि करीब 10% मान लीजिए, 10 से 15% तक। तो अगर 70 हो गया जोन 1 में या 75 हो गया जोन 1 में, तो आप ये समझिए कि आपका 15% हो गया जोन 2 में। तो 75 और 15 मिला के क्या हुआ, 90 हो गया। रिमाइंडर 10, इनफैक्ट 5 to 10%, जनरली 5% के आसपास, क्योंकि 80 में अगर आप 15 ऐड करेंगे तो होगा 95। रिमेनिंग जो ये 5% बचे हैं ये आपका हुआ जोन 3 में। ठीक है, जोन 1 सबसे ज़्यादा 70 से 80%, जोन 2 आपका करीब 15%। ठीक है, उसके बाद जोन 3 करीब 5%। ओके, सो 80 के मान लीजिए 80% के आसपास जोन 1, 15% के आसपास जोन 2 एंड 5% के आसपास जोन 3। ये तीनों परसेंटेज क्या हैं? ये है परसेंटेज कि आपका जो टोटल वर्कआउट टाइम होगा हफ्ते का या जो भी आपका ब्लॉक है उसका 80% पिरामिडियल मॉडल में आप जोन 1 में ट्रेन करेंगे। उसके बाद 15% टाइम आप जोन 2 में ट्रेन करेंगे और 5% टाइम आप जोन 3 में ट्रेन करेंगे। और मैंने आपको तीनों जोन्स पहले से बता दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप पेस ना देखने की बजाय आप अपना हार्ट रेट देखिए जब आप दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप पूरे हफ्ते में 10 घंटे दौड़ते हैं, जो एलीट्स हैं वो इससे ज़्यादा दौड़ते हैं, अगर आप 10 घंटे दौड़ रहे हैं तो करीब 8 घंटे आप दौड़ेंगे जोन 1 में, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्लो रन, स्टेडी डिस्टेंस, लॉन्ग रन्स, इजी रन्स, इजी एफर्ट रन्स, ये सब जो होते हैं इसको बोलते हैं आपका जोन 1। और ये जो है आपके वो 60 से 75% हार्ट रेट जोन में आएगा। सेकंड जो आपके वर्कआउट्स हैं ये है 15%। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 घंटे में 1.5 घंटा करीब जोन 2 में आप इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे वर्कआउट करेंगे। ये हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप जब आप अगर थोड़े से एडवांस रनर होंगे तो आपको पता होगा थ्रेशोल्ड रन क्या होता है। मान लीजिए आप 20 मिनट का थ्रेशोल्ड रन कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर स्पीड पे या पेस पे आप 20 मिनट तक करीब दौड़ सके, उस वो जनरली आपका बहुत ही नॉर्मल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, तो आपका थ्रेशोल्ड पेस होगा। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बोलते हैं VT1, वेंटिलेटरी या थ्रेशोल्ड 1 के थोड़ा सा नीचे होता है एक्सेट्रा। बट वो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि ये आपका जोन 2 है और जोन 2 में 75 से 85% मैक्सिमम हार्ट रेट के बीच में आप ट्रेन कर रहे हैं और करीब आप 1.5 घंटे ट्रेन करेंगे पूरे हफ्ते में। और जो रिमाइंडर टाइम है जो मैंने बताया वो है आधा घंटा।
आधे घंटे आप ट्रेन करेंगे जोन 3 में। ये जो जोन 3 है ये हार्ड एफर्ट वर्कआउट्स हैं। आप देखेंगे कि आपके इंटरवल वर्कआउट्स या फिर रिपीट्स जो होते हैं, कभी कभी आप किलोमीटर रिपीट्स करते हैं, 800 मीटर रिपीट्स, 400 मीटर रिपीट्स करते हैं, वो हैं आपके जोन 3। ये सारे वर्कआउट मिला के जोन 3 के आप आधे घंटे वर्कआउट करेंगे। अगर आप 10 घंटे कर रहे हैं तो, अगर आप बिगिनर हैं, आप 5 कर रहे हैं, तो इन सब का आधा कर दीजिए फॉर एग्जांपल, राइट। सो ये हो गया आपका पिरामिडल मॉडल। पोलराइज्ड मॉडल जो है उसमें एक डिफरेंस है, जो आपका बेस है वो सेम रहता है। मतलब जोन 1 पिरामिडल और पोलराइज्ड मॉडल दोनों में सेम रहेगा, लेकिन जो बीच वाला है जोन आपका, जो जोन 2 है, उसमें आप बहुत कम वर्कआउट करते हो। मतलब या तो आप बहुत स्लो भागोगे या तो आप बहुत फास्ट भागोगे। तो इस मॉडल के अंतर्गत जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप जोन 1 में करीब 80% के आसपास तक भागिए, जोन 3 में आप करीब 15% भागिए और जोन 2 में आप 5% भागिए। ठीक है, अभी आप समझ गए डिफरेंस। पिरामिडल मॉडल जो हुआ वो रहा 80-15-5, जो आपका पोलराइज्ड मॉडल हुआ वो रहा 80-5-15। ठीक है, और सारी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। एक चीज़ आपको और जानना जरूरी है, जो मैं जोन 2 या जोन 3 की बात कर रहा हूँ, ओके, उसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एक्चुअली जोन 2 या जोन 3 में उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपको आधे घंटे का टोटल जोन 3 में आपको वर्कआउट करना है और रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन जो आपने वर्कआउट किया, वार्म अप और कूल डाउन किया, वो भी जोन 3 में स्टैब्लिश किया जाएगा या माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो आप इंटरवल या फिर रिपीट्स कर रहे हैं, वो जो वर्कआउट का टाइम है वो आपको जोन 3 में माना जाएगा। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए 2 मिनट के रिपीट्स किए और 5 बार किया, और हर रिपीट के बीच में आपने 1 मिनट का रेस्ट लिया या 2 मिनट का रेस्ट लिया। ठीक है, जनरली बाय द वे इंटरवल्स या रिपीट्स के बीच में आप 2 से 3 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हैं। तो अगर आपने इतना रेस्ट लिया तो जो रेस्ट वाला पीरियड है वो आपके जोन 3 में नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको 30 मिनट टोटल वर्कआउट करना है, मान लीजिए हफ्ते भर में जोन 3 में, और पहले दिन मान लीजिए आपने 5 का सेट किया 2-2 मिनट का, तो वो 10 ही मिनट माना जाएगा। ऐसे आपको 3 सेट फिर करने होंगे 3 अलग अलग दिनों में, जिससे कि आपका पूरे हफ्ते में 30 मिनट हो जाए जोन 3 में। सो ये समझ लीजिए कि वार्म अप, कूल डाउन और बीच के जो रेस्ट इंटरवल्स हैं वो जोन 3 में नहीं माने जाएंगे। और सेम सिचुएशन है जोन 2 में भी, कि वो जोन 2 में नहीं माने जाएंगे। ओके, तो अब हमने समझ लिया पिरामिडल मॉडल, हमने ये भी समझ लिया कि पोलराइज्ड मॉडल क्या है, और ये भी बताया कि इन दोनों में आप कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो आप पेस को छोड़ के हार्ट रेट के बेसिस पे आप ट्रेन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है और मुझे कैसे उसको अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेनिंग में अडॉप्ट करना है। तो मैं ये कहता हूँ इट डिपेंड्स। करेक्ट, आप कहोगे क्या बता रहे हो, इट डिपेंड्स। मतलब ये इस पे निर्भर करता है कि आप कहाँ हो, क्या आपका बैकग्राउंड है और आप कहाँ जाना चाहते हो। ओके, अगर आप बिगिनर हो तब आप किसी भी मॉडल को फॉलो करो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आप बिगिनर हो तो आप कोई भी वर्कआउट करोगे रेगुलरली, उससे आपको फ़ायदा होगा। जनरली आपको एरोबिक जोन या जोन 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं 80% आप वहाँ रहिए, और उससे आपकी इंजरी की भी चांसेस कम रहेंगे। आपका एरोबिक इंजन धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, और उसके बाद आप जो है धीरे धीरे स्पीड वर्कआउट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो बिगिनर्स से ऑलमोस्ट अर्ली इंटरमीडिएट लोग होते हैं, जिनका कम एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, उनके लिए पिरामिडल मॉडल बेटर होता है कि आप जोन 1 में ज़्यादा रहिए, फिर थोड़ा जोन 2 में, फिर थोड़ा जोन उससे कम जोन 3 में। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉशियसली जोन 2 और जोन 3 में जाइए। पहले आप जोन 1 में जितना आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एरोबिक बेस को, उतना करिए, और आपके लिए वो उतना अच्छा रहेगा। जो एलिट्स हैं उनके लिए अगेन काफ़ी इसमें डिपेंडेंसीज़ हैं कि आपका ट्रेनिंग लाइफ क्या है, आपका कौन सी नई रेस है, कौन सा नया डिस्टेंस है, एट्सेट्रा। लेकिन ये हमने देखा है कि
पोलराइज्ड मॉडल जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है काफ़ी एलिट्स में आजकल स्पेशली, और आजकल के जो नए रिसर्चेस आए हैं उसके हिसाब से पोलराइज्ड मॉडल सूटेबल है, एलिट्स के लिए बेटर है। स्पेशली अगर आप थोड़ा शॉर्टर डिस्टेंसेस में हैं, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर में एक्सेट्रा। जब मैं डॉक्टर लूका फिलिपास से बात कर रहा था तो उन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि काफ़ी एलिट्स को 16 हफ्ते के लिए उन्होंने रिक्रूट किया था, और उसमें उन्होंने अलग अलग सेट ऑफ रनर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाला था। एक सेट था जो सिर्फ पिरामिडल कर रहा था, दूसरा सेट था जो पोलराइज कर रहा था, और तीसरा सेट था जो जो पहले जिसने पिरामिडल किया 8 हफ्ते और उसके बाद वो मूव हुए पोलराइज पे। और उनका रिजल्ट ये आया कि जो 5 किलोमीटर का टाइम ट्रायल था उसमें वो ग्रुप जो पहले जिसने पिरामिडल मॉडल फॉलो किया और उसके बाद 8 हफ्ते के बाद वो पोलराइज मॉडल पे गए, उनके लिए वो बहुत लाभदायक था। और उनका जो टाइमिंग था वो एलीट लेवल पे भी जो दूसरी बेस्ट कैटेगरी थी उससे करीब 2% बेटर था। और 5 किलोमीटर में एलीट लेवल पे 2% बेटर होना एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये मॉडल मैंने देखा है कि ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है कि एलीट्स के वाइल पोलराइज मॉडल ज़्यादा अच्छा होता है, या तो आप जोन 1 में रहिए, जोन 3 में रहिए और जोन 2 में कम आइए। बट अगर आप लॉन्गर डिस्टेंसेस की तरफ जाते हैं तो पहले ये हो सकता है किया जाए कि पहले आप अपना बेस बनाइए, पिरामिडल मॉडल फॉलो करिए, और जैसे जैसे आप स्पीड की तरफ बढ़ते हैं, रेस के आसपास बढ़ रहे हैं, तो आप पोलराइज मॉडल की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। इसके काफ़ी सारे डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, काफ़ी अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से पोलराइज मॉडल बेटर है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। या तो आप स्लो करिए या तो फास्ट एफर्ट करिए। ऐसा मत करिए कि आप ना स्लो हैं ना फास्ट हैं, आप बीच वाले में सबसे ज़्यादा हैं, वो वाले एफर्ट में तो आप बिल्कुल मत रहिए। और मैंने देखा है जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, या फिर अपने इंडिया में भी जो सब एलीट या एलीट मैराथनर्स हैं, टाइम्स वो ना जोन 2 में ही ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, और वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको बहुत डिटेल में बताया पिरामिडल और पोलराइज मॉडल के बारे में, और इसमें से कौन सा आपके लिए बेटर है और कौन सा आपके लिए बेटर नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेनिंग मॉडल्स आप अपने वीकली स्केड्यूल में कहाँ डालें। अगेन दैट डिपेंड्स कि आप कितनी बार वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप एलीट हैं और आप हफ्ते में 13 बार वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग अलग होगा वर्सेस समवन जो 3 ही बार वर्कआउट कर रहा है, 4 ही बार वर्कआउट कर रहा है, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी 2 हार्ड वर्कआउट्स बैक टू बैक नहीं हो, क्योंकि जो भी आप हार्ड वर्कआउट करेंगे उससे रिकवर होने में आपको जनरली ज़्यादा टाइम लगेगा। आप जब अपनी ट्रेनिंग को प्लेस करते हैं तो आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, पहले आप इजी करिए, फिर हार्ड करिए, फिर इजी करिए, फिर हार्ड करिए, फिर इजी, फिर हार्ड। आप दूसरा ये भी हो सकता है कि आप पहले इजी करिए, फिर जोन 2 का करिए, फिर इजी करिए, फिर जोन 3 का करिए, और फिर से आप जो है जोन 1 में आ सकते हैं। ये दूसरा तरीका है जो आप अडाप्ट कर सकते हैं। बट आज के लिए मैं इतना ही यहीं पे रोकूंगा, बिकॉज़ काफ़ी इसमें टाइम हो गया और मैंने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी। मेरे हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ रीच आउट करिए, मुझसे पूछिए, मेरी टीम से पूछिए, एंड हम लोग बहुत खुश होंगे आपकी मदद करने में। गुड लक एंड होपफुली अगली बार आप तेज़ दौड़ रहे होंगे। बाय।